Assalamu alaikum. So let's start. We will start with chapter 4, fluid dynamics from today. Chapter 4, fluid dynamics. As the name suggests, it's basically fluid, and dynamics is the study of motion with studying its cause. So what is fluid? Fluid is basically, it can be liquid, it can be gas, and it can be plasma. Anything which can flow is known as फ्लूइड, जिसमें लिक्विड गैस प्लाज्मा आ सकता है, फॉर एग्जांपल वाटर, एयर। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लूइड। और इनकी स्टडी ऑफ मोशन, आल्सो स्टडिंग इट्स कार्स, क्योंकि काइनेमेटिक्स क्या होता है कि आप उसकी कार्स को स्टडी नहीं करते, डायनामिक्स में मोशन और उसके कार्स को भी स्टडी किया जाता है। सो कंसीडर a liquid is flowing. So we will say that it's fluid in rest, for example. So this will be known as fluid statics. जब ये मूव करेगा तो that will be fluid in motion. जब फ्लूइड मूव करेगा तो ये जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे पे रेजिस्टिव इफेक्ट अप्लाई करेंगे। उस रेजिस्टिव इफेक्ट को विस्कोसिटी कहते हैं। Viscosity is basically the resistive effect between the layer, the frictional effect between different layers. Resistance, हम बेसिकली क्या कहते हैं, ऑपोजिशन को। अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, अगर हम वेव्स की बात करें उसे डैम्पिंग कहते हैं। तो इसी तरह अगर फ्लूइड की बात करें तो उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी इज द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। इसको हम ईटा से लिखते हैं, एंड वी विल डिस्कस इट अलोंग। ओके, फ्लूइड इज मूविंग in a steady flow, in a steady way. What does it mean by steady? Steady means it has constant velocity, constant pressure at different time, constant density, and regular flow is known as laminar flow. So laminar flow is a type of flow जिसमें liquid जो है वो constant motion करता है, constant velocity, constant pressure, constant density के साथ। और इस flow के साथ क्या होगा कि हर नई आने वाली लेयर पिछली लेयर को फॉलो कर रही होगी, और इसी का ऑपोजिट क्या होगा, वो होगा टर्बुलेंट फ्लो, इरेगुलर फ्लो, जिसमें ना कांस्टेंट प्रेशर हो, ना कांस्टेंट वेलोसिटी हो, ना कांस्टेंट डेंसिटी हो, रैंडमनेस हो। तो ऐसे फ्लो को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। इसे नॉन स्टेडी फ्लो भी कह सकते हैं, और लैमिनर फ्लो को हम स्टेडी फ्लो भी कह सकते हैं। स्टेडी फ्लो, डिफरेंट नेम्स हैं। नॉन स्टेडी फ्लो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें इसकी बेसिक डिस्कशन की गई है, तो हम इस बेसिक डिस्कशन को सिर्फ देख रहे हैं। Okay, I am moving to page 2. So I am on page 2. So इसमें हम मजीद इस पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन आता है वो आता है कि हम इस किन इक्वेशंस की मदद से इनको कवर कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ इक्वेशन कैन कवर दिस फ्लूइड मोशन। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है दैट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? इट इज बेसिकली द रिलेशन ऑफ स्पीड एंड एरिया। What happens
if we go from a larger pipe to a narrower pipe. If the speed here is V1, the speed here will be V2. What will be the speed V2? It will be greater than V1, or will it be less than V1? So it's basically, you can say, transformer type thing in fluid. Transformer क्या करता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन वोल्टेज को. ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ये बेसिकली कवर करती है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ऑफ स्पीड्स. कि अगर फ्लूइड की स्पीड इनपुट पे कम है और उसे आपने बढ़ाना है, या फ्लूइड की स्पीड इनपुट पे ज्यादा है, इसको आपने कम करना है, तो आप एरिया को किस तरह एडजस्ट करेंगे कि ऐसा पॉसिबल हो. तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेसिकली सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. So what does, this is question 3. So what does mean by law of conservation of mass? That input mass on one side will be equal to output mass on other side. So this is delta m1, this is delta m2. And what we need these results in terms of area and speed. फिर ही हम इसका relation बना सकेंगे. So any guess कि how we can relate mass with area? Yes, so the way to relate mass with area is basically density and volume. And volume is basically area into distance, और अगर इस distance को हम delta x1 कह दें, तो that is delta x. And considering an ideal fluid, density is basically constant. जैसे कि हमने पिछले slide में देखा कि जो laminar flow है, ideal flow जो है, उसमें density constant ली जाती है. तो अगर मैं इसमें से m की value निकालूं, so that will be rho a delta x. So it will be rho a1, rho 1, a1 delta x1, rho 2, a2 delta x2, and as since fluid is considered to be laminar, so density will be same. So we could cancel each other. So it will be a1 delta x1 is equal to a2 delta x2. So we have areas, but what is still missing is basically the time. Speed. We have the distance, but we did not have the time. So if we divide both sides by time, so it will be a1 v1 is equal to a2 v2, or other way around, av is equal to constant. The product of area and velocity is always constant. This is known as equation of continuity. So if the area is large, speed will be small, and if the area is small, the speed will be large. So since this area is smaller than this, so the speed here will be greater than this. So it will, you can say it's step up. The speed has been stepped up. So इसमें हमने बेसिकली मैस को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं. So इसको हम मैस फ्लक्स भी कहते हैं. So this could be asked in MCQs कि what is mass flux? So mass flux is the amount of mass passing through a pipe in certain amount of time. So this is how you can do it. That area into velocity is constant, and if you could simplify it just like what we did here, area into distance divided by time. So area into distance क्या होता है? Volume and then time. So volume of time इसको कहते हैं rate of volume flow. Again, another term which can be asked in MCQs, इसको आप इस तरह define भी कर सकते हैं. So this is known as continuity equation. And what is simply, it is a manifestation of law of conservation of mass. And what does it say? It say that the area and velocity are inversely proportional. If one increase, the other will decrease. So I'm moving to the page 3. Next page, we will discuss question 4, which is Bernoulli equation. So as we started, we need equations. So the first equation was equation of continuity, which relates area and velocity. Now we need an equation which relates velocity with pressure and with height.
तो द इक्वेशन विच रिलेट्स प्रेशर वेलोसिटी एंड हाइट इज नोन एज द बर्नौली इक्वेशन, क्योंकि आपको पता है अगर लिक्विड जैसे कि डैम है, एक खास हाइट से लिक्विड नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड डिफरेंट होगी, हाइट ज्यादा होगी तो स्पीड कुछ और होगी, हाइट कम है तो कुछ और स्पीड होगी। फिर प्रेशर, द इम्पोर्टेंट फ्लूइड डायनामिक पैरामीटर, उसमें भी हम उसको रिलेट करना चाहते हैं। तो उसको रिलेट करने के लिए अगेन आप एक कंसीडर करेंगे पाइप, और वो पाइप जो है वो ग्राउंड से हाइट एच पे है। इन ऑर्डर टू कंसीडर हाइट, ये जो इसका लेट्स सपोज आप एरिया, एक पार्शियल एरिया डेल्टा x1, दिस पोर्शन इज डेल्टा x2, दिस इज pressure here will be P1, pressure here will be P2, speed here will be V1, speed here will be V2. So these are some parameters which will be used here. This is H2 and this is H1. Okay, so the equation of continuity was about law of conservation of mass. This is about law of conservation of energy. So basically that law of conservation of energy will be helpful here. What is law of conservation of energy? Energy can never be created nor destroyed, but it change from one form to another. और यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ वर्क डन किया जाएगा लिक्विड को यहाँ से यहाँ पे या यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए, और वो लिक्विड जो आप वर्क डन कर रहे हैं वो उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें फ्लो में है, इट हैज सम सॉर्ट ऑफ स्पीड। अब वर्क डन क्या है, एक वर्क डन W1 है जो इस साइड से होगा, एक वर्क डन W2 है जो इस साइड से होगा, और एक वर्क डन WG है जो कि ग्रेविटी करेगी इस हाइट की वजह से। सो ये काइनेटिक एनर्जी हम एक दफा वैसे ही लिखते हैं। सो यहाँ पे अगर हम वर्क का फॉर्मूला लगाएं और कंसीडरिंग ये x1 x2 x3, सो वर्क डन वन क्या होगा, F1 x1 प्लस F2 डॉट x2, फोर्स इंटू डिस्टेंस प्लस Fg इंटू डिस्टेंस, जिसको हम s कह देते हैं अपनी आसानी के लिए। s इज बेसिकली द डिफरेंस इन हाइट। अब फोर्स किस तरफ लग रही है, इस तरफ, और डिस्टेंस किस तरफ है, इस तरफ। सो आपका यहाँ पे क्या आएगा, F1 x1 cos 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, F2 x2। अब फोर्स लग रही है इस तरफ और डिस्टेंस बेसिकली है इस तरफ, या अदर वे राउंड, आप यानी उसके रिवर्स है। तो cos 180 डिग्री, और हाइट है ऊपर की तरफ, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, तो अगेन इसमें भी आएगा 180 डिग्री। एंड सेम थिंग हेयर। अब cos 0 होता है 1, cos 180 और cos 180 होता है -1, सो दिस विल बी F1 x1। अब F1 क्या है, इसको भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, क्योंकि हमने प्रेशर के लिए रिलेशन बनाना है। तो फोर्स और प्रेशर का क्या रिलेशन होता है, F इज इक्वल टू PA या P इज इक्वल टू F ओवर। सो F1 विल बी इक्वल टू P1 A1, where there which will cover this side, and x1 will be V1T, speed into time, minus from cos 180, F2 is P2A2, and V2T, time is basically same for all। अगेन F, अब Fg बेसिकली क्या है, उसका वर्टिकल है और वो सिर्फ वेट है। S की जगह आपकी हाइट आ जाएगी, जो कि हाइट का डिफरेंस आएगा, एक जगह h1 है एक जगह h2 है, तो h2 माइनस h1, एंड दिस इक्वल टू दिस। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, P1 A1 V1T माइनस P2 A2 V2T माइनस M, ये इसको एक दफा थे वैसे ही, this thing will be as it is and this thing will be as it is। I'm moving to next page, which is page 4। I'm writing the stuff again, which was A1 V1
P1 T माइनस P2 A2 V2 T माइनस MgH2 माइनस H1 into change in kinetic energy. So this is what being written behind. उसी को मैंने सिंप्लीफाई किया है, कोई नई चीज नहीं लिखी. अब इसमें अगर आप देखें, सो वी हैव A1 V1 A2 V2, और हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या पता है कि ये बराबर है, क्योंकि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 है, या A V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है. सो आप इसमें एक रिप्लेसमेंट कर सकते हैं. सो ए भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, टी भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, पीछे बचेगा P1 माइनस P2 माइनस MgH2 माइनस H1 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि हम आखिर में जाके वैल्यू दर्ज करेंगे. अब ए बी टी क्या है? ए बी बेसिकली आपके पास है, वी टी है पोजीशन, थर्ड डायमेंशन, थर्ड लेंथ, और एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम. सो आप इसको वी से लिखते हो, और मैं वी ए वाला लिख रहा हूँ ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो स्पीड और इसमें. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें. सिंप्लीफाई क्या करेंगे? अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी को लिख दूं फॉर्मूला, मैं बेसिकली इसको लिख देता हूँ. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सेकंड काइनेटिक एनर्जी माइनस फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, हाफ M V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, यानी हम जस्ट कॉमन ही रखते हैं फिलहाल. अब इसमें देखिए, इसमें M है, इसमें M है, ये M हम सिंप्लीफाई करके काट सकते हैं. वो कैसे काट सकते हैं? वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है? मैस ओवर डेंसिटी. तो ये मैस जो है, ये सब में से कैंसिल हो जाएगा. दिस M विल आल्सो कैंसिल. तो इसको मैं अगर इस तरह लिखूं, P1 माइनस P2, और ये रो क्या होगा? इधर आके डिवाइड हो रहा है, उधर जाके सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ρgH2. इसको अभी तक हम ब्रैकेट में लिखते हैं, इज इक्वल टू ρ/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. अब हमने सिर्फ क्या करना है? इनिशियल और फाइनल को लहदा लहदा करना है. इनिशियल और फाइनल से क्या मुराद है? दिस इज इनिशियल प्रेशर, दिस इज इनिशियल हाइट, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी. तो मैं अगर इसको इधर ही सिंप्लीफाई करूं, कंसीडरिंग मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना चाह रहा, तो यहाँ पे P1 है, ये P2 उधर जाके जमा हो जाएगा. यहाँ से मैं इसको रेस कर देता हूँ. सो ये इनिशियल प्रेशर, और ये P2 उधर जाके जमा हो गया. ये इनिशियल हाइट है, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा ρgH1, और यहाँ पे बचेगा ρgH2 जो कि नेगेटिव है, और उधर जाके वो प्लस हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस. अब यहाँ पे V1 स्क्वायर है जो कि नेगेटिव है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 1/2 ρ V1 स्क्वायर. सो दिस थिंग कैंसिल. सो मैं इसको तरतीब से लिख देता हूँ, इस पार्ट को. सो मेरे पास ये बनेगा इधर P2 प्लस ρgH2 प्लस 1/2 ρ V2 स्क्वायर. अब ये क्या है? P1 प्लस ρgH1 प्लस 1/2 ρV1 स्क्वायर इज सेम यहाँ पे है. तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे? द सम ऑफ प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि ये मैस mgh होता है जिसमें हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया तो डेंसिटी आई है, प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू द सेम थिंग. सो जिसको हम सिंप्लीफाई करके जस्ट लाइक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिख सकते हैं. मैं नेक्स्ट पेज पे ये लिख रहा हूँ, विच इज P प्लस 1/2 ρV स्क्वायर प्लस ρgH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि दोनों सेम है. और मैंने आपको बताया कि इसको हम क्या पढ़ेंगे? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. और किसी चीज को अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड करें तो उसको क्या कहते हैं? मैस बड़ा वॉल्यूम, मैस डेंसिटी. प्रेशर एनर्जी बटा वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी. तो इसको हम क्या कह सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, और इसको हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी.
तो सम ऑफ प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें से जो ये P प्लस रो जी एच वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज स्टैटिक प्रेशर, और जो ये हाफ रो वी स्केयर वाला पार्ट है जिसमें बेसिकली मोशन है, स्पीड है, दिस इज नोन एज डायनामिक प्रेशर। क्योंकि ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक है और हाइट की वजह से, इसमें मोशन नहीं है तो दैट स्टैटिक। और जो रो हाफ रो वी स्केयर है, दिस इज ड्यू टू मोशन, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, डायनामिक प्रेशर। अब इसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस आती हैं बर्नौली इक्वेशंस की, कि तीन ही पैरामीटर है। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। देखिए तीन पैरामीटर है ना हमारे पास नेक्स्ट पेज पे, पी एच वी। अगर इनमें से मैं कोई एक आधा पैरामीटर कांस्टेंट ले लूं और बाकियों का मैं रिलेशन देख सकता हूँ। तो जैसे सबसे पहले अगर मैं हाइट को सेम ले लूं, मैं कंसीडर करता हूँ कि जो मेरा पाइप है वो सेम हाइट पे है, तो H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H हो जाएगा। तो जब मैं इसमें दर्ज करूंगा P1 + 1/2 रो V1 स्केयर प्लस रो जी एच। अब मैं रो जी एच लिख रहा हूँ क्योंकि वो सेम है। दिस इज क्वेश्चन 6। P2 + 1/2 रो V2 स्केयर प्लस रो जी एच, तो ये से कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास आ जाएगा P1 + 1/2 रो वी स्केयर। तो इसको इधर ले आए जस्ट टू सी आउट के क्या इफेक्ट होता है, और इसको उधर ले जाए। तो आप यहां से देख सकते हैं कि प्रेशर और स्पीड ये दोनों ऑपोजिट है, यानी इधर P1 है, इधर P2 है, इधर V2 है, इधर V1 है। सो लिहाजा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जहाँ पे प्रेशर हाई होगा वहां पे स्पीड लो होगी, और जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहां पे स्पीड हाई होगी। अब इस एप्लीकेशन पे हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं कि ट्रेन के पास क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर एक शख्स ट्रेन के पास खड़ा है, वो ट्रेन गुजर रही है, तो क्या होगा कि यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी और प्रेशर कम हो जाएगा। उसी की दूसरी साइड पे स्पीड कम होगी, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा बाय दिस लॉ। और ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ से फोर्स लगेगी और वो ट्रेन की तरफ गिर सकता है और जानी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ट्रेन से अवॉइड करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस है कि स्विंग इन अ क्रिकेट बॉल कैसे पैदा होती है। तो ये भी इसी वजह से होती है कि एक साइड रफ होती है, जिसकी वजह से वहां पे स्पीड दूसरी साइड की स्पीड से कम होती है, डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंट होता है। और इस डिफरेंस की वजह से ही जो स्विंग पैदा होती है, वो चाहे टेनिस बॉल है या क्रिकेट बॉल है। सो इस इफेक्ट को वहां पे डिस्कस किया जा सकता है, और ये चीज थ्योरेटिकली डिस्कस है क्वेश्चन 7 में। इसको आप रीड आउट करेंगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ, तो हाउ इट विल मूव।